Amish Devgan at 8 p.m. नमस्कार, आपका स्वागत है इंश्योरेंस क्लासरूम में। आज के सेशन में हम बातचीत करने जा रहे हैं सब लिमिट्स पर। हेल्थ इंश्योरेंस पर किस तरह से उसकी इंपॉर्टेंस है, कैसे वो वर्क करता है, किस तरह के विकल्प रहेंगे, इन सब पर बातचीत हुई है। लेकिन आज का सेशन सब लिमिट्स पर रहने वाला है। यशीष भैया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीईओ पॉलिसी बाजार। नमस्कार यशीष साहब। तो यशीष साहब, जब हम बात कर रहे हैं सब लिमिट्स की, तो इसमें अगर हम देखें, ये इंडिविजुअल के लिए जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इमरजेंसीज में जब आप मूव करते हैं क्लेम के लिए, तो अगर आपको सब लिमिट्स की जानकारी इनिशियल ही मालूम होगी कि किस तरह से सब लिमिट्स इसमें है, तो उस समय प्रोसेस जो है वो थोड़ा स्मूथ हो सकता है। अदरवाइज आप प्रॉब्लम में पहले ही हैं, वो और बढ़ जाती है उस समय। बिल्कुल, आपको सब लिमिट्स जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आपको पेमेंट मिलेगी वो आपको पूरे के पूरे सम एश्योर्ड के बेसिस पे नहीं, आपको अभी जो सम लिमिट्स हैं उनके बेसिस मिलेंगी। सब लिमिट्स आपकी हर चीज पे, रूम रेंट पे तो होती ही हैं, बाकी जो डे केयर प्रोसीजर्स उन पे हो सकती है, बाकी प्रोसीजर्स पे भी हो सकती हैं। तो हर प्रोसीजर पे आपकी अलग अलग सब लिमिट लगी होती है। तो अगर आपने सब लिमिट वाला प्रोडक्ट लिया है तो बहुत जरूरी है, और ये क्लियरली मार्क्ड आउट होता है पॉलिसी में कि क्या क्या सब लिमिट्स हैं, पर ये वो देखनी और वो जाननी बहुत जरूरी है। इसकी बजाय कि आप बाद में इंश्योरेंस कंपनी से दुखी हो कि भाई मेरा 3 लाख का क्लेम था, मेरे पास 4 लाख का इंश्योरेंस था, इंश्योरेंस कंपनी ने सिर्फ 1.5 लाख रुपए दिया, ऐसा क्यों? तो वो सब लिमिट्स के कारण काफी होता है। सब लिमिट्स को अगर हम लेमैन को, अगर आप एक सिंपल भाषा में अगर हम इसको समझा सकें, यानी जो आपने कवर लिया हुआ है उस कवर के अकॉर्डिंगली जनरली ये देखा गया कि जो रूम रेंट की जो सब लिमिट्स होती हैं, यानी 1% तक, जैसे अगर वो प्लेन होती हैं, या फिर डॉक्टर की फीस हो, या इनफैक्ट ओटी का हो या आईसीयू का हो, ये जानना समझना बहुत जरूरी है। मतलब ये किस तरह से जनरली ये वर्क है, उस कवर के अकॉर्डिंगली जनरली ये देखा गया कि जो रूम रेंट की जो सब लिमिट्स होती हैं, यानी 1% तक, जैसे अगर वो प्लेन होती हैं, या फिर डॉक्टर की फीस हो, या इनफैक्ट ओटी का हो या आईसीयू का हो, ये जानना समझना बहुत जरूरी है। मतलब ये किस तरह से जनरली ये वर्क करता है, ताकि ये समझ पाए। अगर आपकी पॉलिसी में सब लिमिट है, तो सब लिमिट ज्यादातर 1% जो आपका सम एश्योर्ड है, ज्यादातर। तो अगर आपकी 2 लाख रुपए की पॉलिसी है तो आपका रूम रेंट कैपिंग 2000 रुपए पे होगी, और अगर आपकी 5 लाख रुपए की पॉलिसी है तो आपकी रूम रेंट कैपिंग 5000 रुपए होगी। ज्यादातर ये होता है। लेकिन कुछ पॉलिसीज हैं तो सब लिमिट्स नहीं होती। उसमें यह है कि आपका जो भी खर्चा है, जब तक वो 3 लाख के अंदर आपको पूरा दिया जाता है, या उसमें मतलब अलग तरह के एक्सक्लूजन वगैरह होते हैं, लेकिन आपको सब लिमिट के बेसिस पर कोई डिडक्शन नहीं होता। और सब लिमिट जानने से ही आपको पता लगेगा कि आपको क्या खर्चा आ सकता है, और उसी के बेसिस पे आपको पेमेंट मिलेगा। जिस तरह से इस स्पेस में काफी इनोवेशन हो रही है, जैसे आपने बताया, कुछ पॉलिसीज प्लान्स ऐसे भी मौजूद हैं जिनमें सब लिमिट्स नहीं है। क्या उस केस में जो प्रीमियम है, क्योंकि सब लिमिट्स नहीं है, तो वो थोड़ा हायर साइड पर होगा, ज्यादा? बिल्कुल। अगर आप एक ही हॉस्पिटल में गए हैं और एक पॉलिसी, अगर आपका 2 लाख रुपए का बिल आता है, तो आपको एक पॉलिसी उसमें से 1,90,000 दे पाती है और दूसरी पॉलिसी 1,10,000 रुपए दे पाती है, तो काफी लाजमी है कि जो 1,90,000 पॉलिसी दे रही है उसमें खर्चा भी थोड़ा फालतू होगा, और उनका कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा होता है। जरूरी नहीं कि ज्यादा हो, लेकिन आमतौर पर ज्यादा पाया जाता है। एक इसमें इंपॉर्टेंट पहलू, उस पर हम चाहेंगे आप थोड़ा डिटेल में व्यूअर्स को समझा सकें, क्योंकि अगर हम देख रहे हैं सब लिमिट्स जिस तरह से प्ले होती हैं, और इंडिविजुअल की एक लिमिट है जिस रूम को वो वेल कर सकता है, जिसके लिए वो ऑप्ट कर सकता है, फॉर एग्जांपल 1% कवर का। लेकिन अगर वो हायर कैटेगरी रूम के लिए ऑप्ट करना चाहता है, तो उसमें किस तरह के और उसमें खर्चे इन्वॉल्व होंगे? एक तो रूम रेंट है ही, प्लस एडिशनली और जो तमाम एक्सपेंसेस हैं वो भी इंडिविजुअल को बर्न करने पड़ेंगे, उसी को उसके पेमेंट करनी होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ज्यादातर कस्टमर्स को एक कंफ्यूजन रहती है। कस्टमर कहता है ठीक है, मैं 5 दिन हॉस्पिटल रहूंगा ना, तो मैं 2,000 रुपए के का सब लिमिट ले लेता हूं, और मैं 6,000 के कमरे में रह जाऊंगा, और जो 4,000 रुपए फालतू आता है वो मैं खुद दे दूंगा, तो मैं 5 दिन रहूंगा, 20,000 रुपए खर्चा आएगा, ठीक है, वो मैं खुद भुगत लूंगा। लेकिन इसमें सिर्फ आपका जो रूम रेंट है वही नहीं होता। जिस तरह से हॉस्पिटल्स काम करते हैं, आप जिस कमरे में रह रहे हैं उसके हिसाब से आपकी कंसल्टिंग चार्जेस होते हैं, उसके हिसाब से सर्जरी चार्जेस होते हैं। तो हर चार्ज आपका, आप अगर जनरल वार्ड में रह रहे हैं तो एक है, अगर आप एक्सक्लूसिव अच्छे कमरे में रह रहे हैं तो आपका ज्यादा होता है। और ये हॉस्पिटल्स काम ही इस तरह करते हैं। सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स नहीं, सरकारी हॉस्पिटल भी इसी तरह से काम करते हैं। जो मतलब गवर्नमेंट बेस्ड हॉस्पिटल वो भी इस तरह से काम करते हैं। यानी आप ये कह रहे हैं, फॉर एग्जांपल डॉक्टर एक्स विजिट करते हैं जनरल वार्ड में या सेमी प्राइवेट वार्ड में, वर्सेस वही डॉक्टर अगर प्राइवेट या डीलक्स वार्ड में विजिट करते हैं, तो उसी डॉक्टर के चार्जेस और बाकी तमाम जो फैक्टर्स और टेस्ट इन्वॉल्व हैं वो उन रूम्स में कहीं गुना बढ़ जाएंगे। बिल्कुल, वही डॉक्टर है, मरीज को देखकर वही एडवाइस दे रहा है। लेकिन अगर आप एक जनरल वार्ड में हैं तो शायद वो 200 रुपए चार्ज करते हैं उसी कंसल्टिंग का, और अगर आप एक अच्छे कमरे में हैं
तो उसी का वो 600 रुपए चार्ज करते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपका रूम रेंट कैपिंग 2000 रुपए का था और 2000 रुपए के कमरे में जो उन्होंने नेगोशिएट कर रखा है उसमें डॉक्टर का चार्ज 200 रुपए है, तो अगर चार्ज 600 रुपए आया तो ये आपको खुद भुगतान करना पड़ेगा। ये एक काफी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इससे बहुत भारी फर्क आता है। क्योंकि हर एक खर्चे में, जो भी आपका हॉस्पिटल में हर एक खर्चा होगा वो आपके कमरे के हिसाब से है। तो सिर्फ आपको कमरे का किराया नहीं देना, अगर आप 2000 रुपए की बजाय 6000 रुपए के कमरे में रह रहे हैं तो हो सकता है कि आपका पूरा खर्चा भी दुगना या तिगुना हो, और वो जो एक्स्ट्रा खर्चा है वो पूरा पूरा आपको देना पड़ेगा। वो आपको इंश्योरेंस कंपनी से नहीं मिलेगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी आपको वही खर्चे देगी जो कि आपको तब देने पड़ते अगर आप 2000 के कमरे में रहते। ओके, राइट। यशी साहब, इसमें अगर दूसरा पहलू अगर हम देखें, किसी का जिस तरह से सब लिमिट रूम रेंट की 8000 फॉर एग्जांपल है एंड वो 5000 के रूम के लिए ऑप्ट करता है, तो इनफैक्ट अगर थोड़ा लोअर कैटेगरी रूम के लिए ऑप्ट कर रहा है तो वो जो डिफरेंस वो तो इंश्योरेंस कंपनी से नहीं मिलेगा, जितना आप अवेल कर रहे हैं उस लिमिट के विदिन वही उसी के लिए आप अवेल कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल, देखिए ये लिमिट है। ये नहीं है कि आप अगर आपको कम खर्चा पड़ा तो आपको कम मिलेगा, पर आप उससे ऊपर खर्चा अगर करेंगे तो आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। और उससे रिलेटेड एक्सपेंस जो हैं वो भी, अगर आप ऊपर के कमरे में रह रहे हैं और उस ऊपर के कमरे के कारण आपको फालतू एक्सपेंस देने पड़ रहे हैं तो वो भी आपको खुद झेलने पड़ेंगे, और इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है। मैंने जैसे बताया, आपका खर्चा तक दुगना या तिगुना भी हो सकता है अगर आप बहुत महंगे कमरे में रह रहे हैं तो सब लिमिट्स को अवॉइड करना, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो सब लिमिट्स को अवॉइड करना एक बुरी आदत नहीं है, स्पेशली जब आप लंबे अरसे के लिए पॉलिसी लेते हैं। अगर आपने एक 2000 रुपए की सब लिमिट वाली पॉलिसी आज ले ली है, अब ये पॉलिसी आपकी जिंदगी भर चलने वाली है। आप आज 40 साल के हैं, 60 साल के हो गए, उस समय सोचिए 2000 रुपए में क्या कमरा आता होगा। आज से 20 साल पहले की सोचिए, यही कमरे 200 रुपए में आते थे। तो आज से अगर आप 20 साल आगे देखेंगे तो वो कमरे 20,000 में आएंगे, तो आपको 2000 में कोई कमरा नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए सब लिमिट्स की पॉलिसी लंबा अरसा देखते हुए इतनी अच्छी नहीं है, इन्हें अवॉइड कीजिए। कोशिश करिए कि आप बिना सब लिमिट की पॉलिसी लीजिए, चाहे आपका 1-2 हजार रुपए फालतू खर्चा आए। ओके, एंड यशी साहब, जब हम बात कर रहे हैं सब लिमिट्स की, ये इनफैक्ट इंट्रोड्यूस किस तरह से हुई, अगर हम इसका पीछे भी समझ सकें, ये जो हेल्थ इंश्योरेंस हम देखें जिस स्पीड से ग्रो कर रहा है, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट्स है इंश्योरेंस में। साथ ही इसमें अगर हम देखें क्लेम्स रेशियो काफी ज्यादा रहे हैं, जो कि कंपनीज के लिए एक ब्लीडिंग सेगमेंट रहा, काफी परेशानी रही उनकी, जो प्रीमियम सबसे ज्यादा क्लेम्स आ रहे थे। तो उसको चेक करने के लिए जिस तरह से हम देख रहे हैं कई सारे स्टेप्स लिए गए हैं, इसको मतलब आप कैसे समझाना चाहेंगे? एक चेक रखा जा रहा है ताकि क्लेम्स के टाइम इंडिविजुअल जब मूव करे तो इन फैक्टर्स को देखकर मूव करे, सिर्फ बिल्कुल। इसको आप कैसे बताते हैं? क्योंकि हेल्थ केयर में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। अभी ही हाल फिलहाल में मेरा बेटा बीमार हो गया था, हम हॉस्पिटल गए, तो मैं उसी हॉस्पिटल ले गया जहां मैं जाया करता था आज से 10 साल 15 साल पहले। तो मेरी वाइफ ने देखते ही कहा कि अरे यहां तो मच्छर हैं, ये है वो है। हमारी अपनी एक्सपेक्टेशंस बदल गई हैं, तो उन्हें मन किया कि बच्चे को मैक्स में ले जाएं। अब मैक्स में लेके जाएंगे या किसी में भी लेके जाएंगे तो दिन में आधे दिन भी गए तो 3-4 हजार रुपए का खर्चा आए बिना तो रुकेगा नहीं। तो हमारी एक्सपेक्टेशन हो गई है कि हम सीधा 5 स्टार ट्रीटमेंट चाहते हैं, टर्शरी केयर ट्रीटमेंट चाहते हैं, चाहे अगर छोटी बहुत बीमारी भी है, और उसमें एकदम से एक्सपेंस तो होगा। तो ये एक तरह से चेक करने के लिए है कि भैया अगर आपको 2000 रुपए, अगर आपको 4000 रुपए की पॉलिसी चाहिए, उसमें सब लिमिट है 2000 रुपए के रूम रेंट की, और सारे खर्चे उस हिसाब से होंगे। अगर आप बिना सब लिमिट की पॉलिसी चाहते हैं तो उसका आपको पैसा भी देना पड़ेगा, शायद 8000 या 10,000 रुपए दे देना पड़ेगा। पर अगर आप दे देंगे तो आपको बिना कैपिंग के कमरा मिलेगा। आप चाहे जाके वेदांता में रहें या मैक्स में रहें या जहां पर भी रहना चाहें आप रह सकते हैं। राइट। जैसे अगर हम देखें इसमें फिर क्रिटिकल इलनेस की इंपॉर्टेंस भी समझ में आती है, और उसकी अहमियत जिस तरह से अगर हम देखें, क्योंकि आप इमरजेंसीज में अगर मूव करते हैं और अगर सब लिमिट्स हैं, अगर आप प्रीमियम्स रीजनेबल दे रहे हैं, तो इन दैट केस सब लिमिट्स के लिए होते हुए आपका खर्चा अपना जो अपनी पॉकेट से है वो भी काफी ज्यादा हो सकता है, अपार्ट फ्रॉम जो कवर आपको मिल रहा है। तो ऐसे में कोई गंभीर बीमारी हो जाए, आजकल जिस तरह के लाइफस्टाइल्स हैं और हम देख रहे हैं काफी प्रॉब्लम्स हो रही है हेल्थ रिलेटेड, इन दैट केस क्रिटिकल इलनेस की अहमियत ऐसे में और बढ़ जाती है अलग से कवर की। मैं तो इतना कहूंगा कि शायद क्रिटिकल इलनेस हेल्थ इंश्योरेंस से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसका होने का चांस थोड़ा कम होता है। भैया आपको डेंगू वगैरह बीमारी काफी होती हैं, लेकिन जो बड़ी बीमारियां होती हैं, कैंसर हुआ या हार्ट डिजीज हुई, ये कभी कभी होती हैं, पर जब होती हैं तो बहुत परेशान कर देती हैं। तो उस समय आपके पास क्रिटिकल इलनेस कवर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो खर्चे होते हैं वो मेडिकल इंश्योरेंस कवर नहीं कर पाता है। मेडिकल इंश्योरेंस आपका 5-6 लाख रुपए का कभी कभी होता है, ये कभी कभी खर्चे इससे फालतू चले जाते हैं। मेरे दोस्त की वाइफ को एक चाय पीते पीते कुछ ब्रेन में प्रॉब्लम हो गया था, उनको अगले 3 साल में तकरीबन 30-35 लाख रुपए का खर्चा आ गया। तो मेरे हिसाब से क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी वो है जो कि प्लीज यंग एज में ले लीजिए, लंबे अरसे के लिए ले लीजिए। खास फायदा यह है आप 20 साल के लिए फिक्स प्रीमियम पे पॉलिसी ले सकते हैं, तो आप हर साल एक ही प्रीमियम देना है, तो वो वाली पॉलिसी प्लीज ले लीजिए, जरूरी होगी आपको। राइट।
एंड इनफैक्ट ये जो सब लिमिट्स के हम डिफरेंट एंगल्स को टच कर रहे थे, इसमें सब लिमिट्स को इनिशियली जैसे हमने बात कर रहे थे समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसमें क्लेम्स के टाइम काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अब सब लिमिट्स में जब हम देख रहे हैं स्पेस में इतना कुछ हो रहा है, आप वैसे आगे किस तरह का ट्रेंड इसमें देख रहे हैं? क्या उस फ्रंट पर भी कंपनीज कुछ रिविजिट कर रही हैं? देखिए, कंपनीज भी समझती हैं कि कस्टमर सब लिमिट से इतना खुश नहीं है, तो या तो इसे बहुत एक्सप्लिसिटली, जैसे अगर आप हमारे पास आएंगे तो हम बहुत एक्सप्लिसिटली आपको बताएंगे कि ये सब लिमिट है। कोई आपको ये नहीं कहेगा कि 6,000 की नहीं 4,000 की पॉलिसी ले लीजिए और आपको सब लिमिट एक्सप्लेन नहीं किए, तो आपको बहुत अच्छी तरह बताया जाएगा। और कंपनीज के पास, सबके पास एक एक प्रोडक्ट आ जिसमें कि सब लिमिट नहीं है, एक ज्यादा प्रोडक्ट्स भी हैं। तो मैं तो यही एडवाइस करूंगा लंबा अर्सा देखते समय कि क्योंकि लोग जो हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं 25 से 40 साल की उम्र के बीच में बहुत लोग ले रहे हैं, और पॉलिसी चलती है 80-90 साल तक भी पॉलिसी चल सकती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है। तो एडवाइस यही होगी, प्लीज अपना हेल्थ कवर जो है उस बिना लिमिट्स के लीजिए। अगर आपको लगता है बहुत महंगा पड़ रहा है तो सुपर टॉप अप जैसे प्लान्स जो होते हैं वो ऐड करके अपना आप कॉस्ट घटा सकते हैं और आपको फिर भी वही बेनिफिट मिल जाएंगे। राइट। तो इसी के साथ अब समय हो गया है ब्रेक का, लेकिन उससे पहले बात क्विज की। लास्ट वीक हमने आपसे चेक किया था और ये पूछा था कि इनफैक्ट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जब आप लेते हैं तो उसमें क्या नॉमिनी जो है वो क्या एक से ज्यादा भी कर सकते हैं? तो इस तरह का एक प्रश्न था। क्या जीवन बीमा पॉलिसी में एक से अधिक नॉमिनी बना सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? इसका करेक्ट रिप्लाई ऑप्शन ए है। जी हाँ, ये पॉसिबल है। ऑप्शन ए यस, जो सबसे पहले हमें रिप्लाई मिला है, करेक्ट रिप्लाई वो हिमाचल प्रदेश से मिला है, देवेंद्र कुमार साहब की तरफ से मिला है। वैसे तो कई रिप्लाईज आए हैं जो करेक्ट थे, लेकिन सबसे पहले देवेंद्र साहब ने दिया है। वो खुद टीचर हैं, हिमाचल प्रदेश का बिलोंग करते हैं। गुड इवनिंग सर एंड कांग्रेचुलेशंस, आपने सबसे पहले ये करेक्ट रिप्लाई दिया है। आप देवेंद्र साहब ये बता सकें, इनफैक्ट ये जहां तक इंश्योरेंस की बात है, हम इंश्योरेंस क्लासरूम यहां पर जिस तरह से चल रहा है, हम अलग अलग टॉपिक्स को टच करते हैं। आप बता सकें, आप इनफैक्ट टीचिंग प्रोफेशन में हैं, आप कौन सा सब्जेक्ट टीच करते हैं? सर मैं इंग्लिश टीच करता हूं। ओके। इंश्योरेंस क्लासरूम पर आपका फीडबैक, इसको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं? कैसे लगता है आपको ये कार्यक्रम? सर ये प्रोग्राम आपका बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, और अभी मैं सुन रहा था आपका प्रोग्राम 5-10 मिनट पहले, तो मुझे सप्लीमेंट्स के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा, और आई थिंक आई नीड टू रियली look into my own health insurance plan very, very carefully. Anyway, sir, thank you for that feedback. Thank you. And congratulations for winning. And यशी साहब, टीम हमारी जल्द ही इनसे आफ्टर द शो कॉन्टैक्ट भी स्टैब्लिश करेगी, स्थापित करेगी। शुक्रिया इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए और इस इनकरेजिंग फीडबैक के लिए, धन्यवाद। और आइए अब बात करते हैं आज के प्रश्न की। आज का सवाल आइए हम स्क्रीन पर रन करते हैं। आज हम आपसे पूछ रहे हैं कि जहां तक सब लिमिट्स की बात है, जब हम बात कर रहे हैं तो मेडिकल पॉलिसीज में जो रहती है, हेल्थ पॉलिसीज, इसमें सब लिमिट्स क्या केवल रूम रेंट पर एप्लीकेबल होते हैं? इनफैक्ट इसके सवाल के अंदर अगर हम देखें, काफी इसके और फैक्टर्स पर भी क्या इम्पैक्ट हो सकता है। हमने डिस्कशन के दौरान इस इंपॉर्टेंट पहलू को टच भी किया है, तो अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको इसका रिप्लाई भी मिल गया होगा। तो ऑप्शन ए, बी या सी आपको जो लगता है करेक्ट है, आप हमें मेल और एसएमएस के जरिए अपने रिप्लाईज भेज सकते हैं। इंश्योरेंस क्लासरूम @ZNetwork.com पर आप मेल के जरिए रिप्लाईज भेज सकते हैं। एसएमएस के जरिए ज्वाइन करना चाहें तो आप पहले इंश्योरेंस मेंशन करें, उसके बाद ऑप्शन ए, बी या सी आपको जो लगता है करेक्ट है, आप हमें 57575 पर भेज दें। आपके सवालों का जो हमने आपसे पूछे हैं उसके रिप्लाईज का जवाब का हम इंतजार करेंगे। साथ ही आपकी तरफ से अगर कोई सुझाव भी हो कार्यक्रम के लिए तो हम उसका भी इंतजार करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपके प्रश्नों को शामिल करते हैं बस कुछ ही देर में। महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। बिजली के लिए तरसाने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। हमारी बेटियों को सुरक्षा न दे पाने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। युवाओं को बेरोजगार रखने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। आम की मिठास अब और भी खास। सिप इंडिया सिप, मैंगो सिप। मेरे लिए सबसे प्रेशियस है टाइम, इसीलिए LIC की वेबसाइट पे ऑनलाइन प्रीमियम भरता हूँ। अब लाइफ तो सिक्योर्ड है ही, टाइम भी बचता है। LIC है तो और कहीं क्यों जाएं? IRDA clarifies to public that IRDA or its officials do not involve in activities like sale of any kind of insurance or financial products nor invest premiums. IRDA does not announce any bonus. Public receiving such phone calls are requested to lodge a police complaint along with details of phone call number.
होटल्स में 50% ऑफ हो जाए। My baby, my cutie. होटल बुकिंग पे 50% डिस्काउंट चाहिए। पति देव को बता दूंगा उसकी एब्सेंट में प्रेजेंट कौन लगा रहा है। Please मत बताना। डील बाय द वे घंटी मैंने ही बजाई थी। तो हर यात्रा से पहले यात्रा.com आइए, जो भी डील चाहिए मैं दिलाऊंगा, ये मेरी कमिटमेंट है। बेस्ट बिल्डर ऑफ द ईयर अवार्ड के यूं तो थे कई दावेदार, पर जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने प्रीमियर ग्रुप को पाया सच्चा हकदार। प्रीमियर ग्रुप, द रियल एस्टेट गुरु वेंचर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इंश्योरेंस क्लासरूम और अब बारी है आपके प्रश्नों को शामिल करने की। यशीष साहब, तो आइए अब हम जो क्वेरीज आई हैं उनको इंक्लूड करते हैं। टीसी बंसल साहब की तरफ से पहला सवाल दिल्ली से हम इंक्लूड कर रहे हैं। बंसल साहब सीनियर सिटीजन है, 75 ईयर्स इनकी एज है और इनसे आइए हम बात करते हैं। बंसल साहब, आप लाइन पर हैं? हाँ जी। सर, हम देख रहे थे आप हेल्थ इंश्योरेंस के लिए आगे मूव करना चाह रहे हैं। आप अपने लिए और वाइफ के लिए जिस तरह से ऑप्ट करना चाह रहे हैं, आप हमें बता सकें जिस तरह से 75 ईयर्स आपकी एज है, क्या आपने इससे पहले कभी कोई हेल्थ पॉलिसी ली है या पहली बार सोच रहे हैं? बहुत नहीं, कोई नहीं ली है जी मैंने। आपने पहले कभी किसी प्रकार का कोई कवर नहीं लिया है? कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है? ओके, आपका हेल्थ कंडीशन कैसा है अभी एज ऑफ नाउ? कुछ आप कुछ शेयर कर सकते हैं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आप कुछ बता सकते हैं प्लीज? मेरे को जी जैसे शुगर बीपी है जी। ओके, राइट। आपको ठीक है सर। ओके, शुगर एंड आपने साथ में बताया डायबिटीज एंड बीपी, वो थोड़ा लाइफस्टाइल रिलेटेड भी रहती हैं, लेकिन इस एज में यशी साहब जब भी मूव करने का डायबिटीज टाइप 1 है या टाइप 2 है? आप इंसुलिन ले रहे हैं? इंसुलिन ले रहे हैं साहब आप? नहीं जी, नहीं ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर भी यशी साहब नहीं भी ले रहे हैं, तभी मेडिकल टेस्ट पूरे कंप्लीटली इसमें इन्वॉल्व होंगे काफी। और आपके पास साहब दो तरीके हैं आपके पास। एक तरीका आपके पास है कि आप सीनियर सिटीजन प्लान ले लें। सीनियर सिटीजन प्लान है आपके पास बजाज की है, आपके पास ओरिएंटल इंश्योरेंस की है और आपके पास स्टार हेल्थ की है, और तीनों में आप ऑप्ट कर सकते हैं, उसमें परेशानी नहीं होगी। आप तकरीबन उस डेडलाइन पे जहां पे आप ले सकते हैं वो प्लान्स। इनमें क्या होगा साहब, को पेमेंट होगा। इनमें मेडिकल्स नहीं होते, लेकिन इनमें को पेमेंट होगा। 20 से 50% तक आपकी डिक्लेरेशन के बेसिस पे को पेमेंट होगा। को पेमेंट का मतलब होता है अगर 1 लाख रुपए का बिल आया, 50,000 रुपए आपके, 50,000 रुपए कंपनी देगी। दूसरा तरीका यह है, अगर आपकी हेल्थ ठीक है, जैसे आपने कहा कि अभी तक आप टाइप 2 डायबिटिक नहीं है, तो आप मेडिकल कराकर उसके जरिए आप हेल्थ प्लान्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रेलीगेयर, मैक्स बूपा, ये दोनों के दोनों की कोई एंट्री एज लिमिट नहीं है। तो आप इसमें किसी भी एज पर, जब तक आपकी हेल्थ आपको अलाउ करती है और मेडिकल के थ्रू पास करती है, आप अप्लाई कर सकते हैं और आप पॉलिसी ले सकते हैं। ये पॉलिसी थोड़ी सी महंगी होगी सीनियर सिटीजन प्लान के मुकाबले, और इसमें शायद हो सकता है अगर आपकी हेल्थ ठीक होगी तो शायद कोई को पेमेंट ना आए। बट यशी साहब, ये जिस एज में है, इस एज में ये अपने लिए, अपनी वाइफ के लिए इंडिविजुअल प्लान्स पर देखें, लेकिन जैसे आपने बताया इस एज में जब मूव करते हैं तो थोड़ा ऑप्शंस कम होते हैं तो सही, लेकिन उसमें थोड़ा ऑप्शंस ढूंढना थोड़ा टफ भी रहता है। लेकिन ये जो एक्सपेंसिव ये प्रोपोजिशन, ये क्या इस एज में काफी ज्यादा वो एक्सपेंसिव हो सकता है? क्योंकि इस उम्र में रिस्क ज्यादा है, तो इसको कैसे फिर देखना चाहिए, मूव करना चाहिए, मतलब कैसे आप इसको देखते हैं? देखिए, एक्सपेंसिव तो एज के हिसाब से होता है। तो अगर आप 75 साल की एज के हैं, तो चाहे आपने पिछले 50 साल से पॉलिसी ली हो या आपने ना ली हो, जो आपको पॉलिसी का कॉस्ट आएगा वो तो बराबर ही आएगा। लेकिन हां, एक बात जरूर है कि अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है, तो मेडिकल कंडीशन के कारण आपको या तो पॉलिसी मिले ही नहीं, और या फिर अगर मिले तो उस पर बहुत ज्यादा लोडिंग लग के मिले। तो दो बातें हैं, कॉस्ट आपको सिर्फ एज की वजह से नहीं बढ़ेगा, जो पॉलिसी धारक को मिलता है वही आपको मिलेगा। नए पॉलिसी धारक होने की वजह से आपको कोई नुकसान नहीं है उसमें, पर शायद मिले नहीं आपके केस में, क्योंकि आपकी हेल्थ अभी तक ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 75 ईयर्स पे आप अपनी हेल्थ अच्छी मेंटेन कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आपको जो स्टैंडर्ड पॉलिसीज हैं रेलीगेयर या मैक्स बूपा की, वो मिल सकती हैं। और अगर ना मिले तो फिर आप आराम से सीनियर सिटीजन प्लान पे जाइए। सीनियर सिटीजन प्लान वो बिना मेडिकल के मिलेगी, इतनी महंगी भी नहीं होती, को पेमेंट करना होगा, कम से कम आधा खर्चा तो निकल जाएगा। राइट, ऑल द बेस्ट बंसल साहब। इस तरह से आप आगे मूव करने पर विचार करें। कुछ डिटेल स्क्रीन पर हैं जिन पर आप नजर रख सकते हैं, ये आपका डिसीजन लेने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। आइए अगला प्रश्न हम शामिल करते हैं जो मिस्टर बंसल की तरफ से है, और आइए स्क्रीन पर इनका सवाल हम चेक करते हैं। ये मिस्टर अरोड़ा की तरफ से इनफैक्ट ये प्रश्न है जो नेक्स्ट इंक्लूड कर रहे हैं।
ये देहरादून से है, इन्होंने यूलिप पर जानना चाहा और ये यंग ब्रैकेट में है, इनका 26 इयर्स एज है और स्पेसिफिकली जब यूलिप पर आगे मूव कर रहे हैं। अरोड़ा साहब आप लाइन पर हैं? लाइन पे। ओके, आप ये बताएं, ये यूलिप्स का आपने बताया आप देख रहे हैं जिसमें चार्जेस कम इन्वॉल्व हो, आप इसका नजरिया कि लॉन्ग टर्म के लिए आप ले रहे हैं, पहले तो ये बता सकें। मैं प्लान ऐसा चाहता हूँ सर जिसमें मेरे को प्रीमियम लायबिलिटी सिर्फ 5 to 10 ईयर्स की हो, बट मुझे इसके अंदर बने रहना है 30 ईयर्स या मैक्सिमम 25 ईयर्स तक। ओके, जिससे मेरा ये कॉर्पस बिल्ड हो जाए और मेरे को एक रिटायरमेंट की तरह इकट्ठा लमसम अमाउंट मेरे को रिटायरमेंट में मिल जाए। ओके, रिटायरमेंट के लिए कई सारे ऑप्शंस रहते हैं आपकी एज में, जब आप रिस्क भी थोड़ा ले सकते हैं और यूलिप्स में जैसे मार्केट्स का एक्सपोजर भी उसमें रहता है। जैसे साहब आप बता सकें, अब नए प्रोडक्ट्स जो आ रहे हैं उसमें चार्जेस भी जिस तरह से उसमें हमने देखा है चेंजेस किए गए हैं और इनको फ्रेंडली बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, लॉक इन पीरियड बढ़ाया गया है, ये आप इनको कैसे समझाएंगे जब ये मूव करें तो कैसे कॉल लें? यूलिप इस समय एक बेहद अच्छा प्रोडक्ट है, लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, किसी भी पेंशन प्रोडक्ट से अच्छा है इस समय, क्योंकि आपको 2-4 साल तक, पहले 5 साल तक आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ता है मोर्टेलिटी चार्जेस पे, उसके बाद आपका फंड उसको देख लेता है, लेकिन जब वो पैसा वापस मिलता है वो टैक्स फ्री मिलता है। तो अगर आपने आज 1 लाख रुपए लगाया और आपको 40 साल या 30 साल या 20 साल बाद वो 5 लाख या 10 लाख रुपए मिल रहा है, तो अगर आप इसको पेंशन प्लान के थ्रू लेंगे तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इसको यूलिप के थ्रू लेंगे, अंतर्गत लेंगे, तो आपको टैक्स नहीं पड़ेगा, उस पर टैक्स बहुत भारी पड़ जाता है। तो यूलिप एक बहुत ही अच्छा तरीका है। आपको कुछ ऑप्शंस जो आज के दिन में चल रहे हैं, एचडीएफसी क्रेस्ट चल रहा है, एचडीएफसी ग्रोथ प्लस चल रहा है, अवीवा आई ग्रोथ एक बहुत ही लो कॉस्ट यूलिप है। ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स को ये कॉस्ट पर भी बीट कर जाता है, तकरीबन 1% के करीब इसका टोटल इन प्लेस कॉस्ट आता है। अब ये कहेंगे भाई 1% कैसे आता है, जब फंड मैनेजमेंट चार्ज खुद 1.35% रहता है तो ये 1% कैसे आता है। यूलिप में खास बात क्या है, 10 साल के बाद लॉयल्टी बोनस ऐड होने शुरू हो जाते हैं, जो कि तो अगर आप इसको 20 साल तक रखेंगे तो वो लॉयल्टी बोनस जोड़ के आपका खर्चा कम होना शुरू हो जाता है। तो मेन बात यह है, इसको आप 5 साल की पॉलिसी ना सोचिए, अगर 5 साल का विचार है तो एफडी आपके लिए काफी अच्छे हैं। अगर आपका लंबा विचार है तो यूलिप एक बहुत बढ़िया तरीका है और इसमें कोई रिस्क नहीं है, बल्कि जो भी प्रोडक्ट्स में गारंटी है वो आपको कम रिटर्न देंगे, जिनमें गारंटी नहीं है वो ज्यादा देंगे ऑन एवरेज। ओके, कुछ ऑप्शन स्क्रीन पर हैं, आप इनको देखें, समझें, अपनी तरफ से जिस तरह से एनालाइज करते हुए आगे बढ़ने पर विचार करें। अगला प्रश्न आइए हम शामिल करते हैं। अभिषेक साहब की तरफ से दिल्ली से प्रश्न है। ये एक लीडिंग प्राइवेट बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर हैं और इन्होंने मेंशन किया है, ये इंटरेस्टिंग है। जैसे साहब ये कहते हैं कि जब हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं हम उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं इंश्योरेंस के लिए कैसे मूव कर सकते हैं, लेकिन वो उसको एज रिटर्न्स जब एफडी से कंपेयर करते हैं तो हम उनको कैसे बताएं इंश्योरेंस का जो इनफैक्ट वर्क करता है प्रोसेस, आप इनको समझा सकें। ये जब मूव करें और समझाएं तो जो भी क्लाइंट है या इनफैक्ट हमारे व्यूअर्स के लिए आप कैसे समझाएं, अगर आप पहले आपका गोल हो और उसमें फिर आप किस तरह से फिट इन होता है, और क्योंकि कहते हैं फर्स्ट स्टेप इंश्योरेंस है, उसके बाद आप फिर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को देखें, तो ये आप कैसे समझाएंगे, क्योंकि एक रिटर्न के लिए है और इसमें एक कवर भी है एक साथ में, तो अलग अलग सेपरेटली देखा जाए क्या? जो मेरे ख्याल से सीधा सवाल पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि भाई हमें एफडी, हमें कस्टमर एफडी में इन्वेस्ट करने आता है, हम उसे कैसे एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचें। देखिए, अब इंश्योरेंस बेचना है तो आपने इंश्योरेंस बेचना है, आपने उसको इन्वेस्टमेंट नहीं बेचना है। अगर आप इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तो एफडी ज्यादातर कम से कम 10 साल के अंदर अंदर, तो अगर आप उसको 5 साल का इन्वेस्टमेंट बेचेंगे या 6 साल का इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तो एफडी एक किसी भी प्रोडक्ट को हरा देगा, और इसमें कोई शक की बात नहीं है। आपको यह देखना है कि उस कस्टमर को क्या क्या चाहिए है, उस कस्टमर को रिस्क क्या क्या है। उस कस्टमर को जो रिस्क है वो लाइफ इंश्योरेंस का है, उसको जो रिस्क है क्रिटिकल इलनेस का है, उसको जो रिस्क है डिसेबिलिटी कवर का है, उसको जो रिस्क है वो आपको हेल्थ कवर का है। आप उसे एक पेंशन प्लान दे सकते हैं, पर पेंशन प्लान में ये मत कहिए कि भाई 5 साल के लिए पैसा डालना है या 5 साल में पैसा निकाल लेना है। वो आज अगर 35 साल का है तो उसे समझाना है कि 65 साल का होने के बाद भी उसको इनकम चाहिएगी, और इनकम बनाने का बहुत अच्छा तरीका एक यूलिप है। और अगर आपको किस तरह से आप कस्टमर्स को रीच करेंगे, देखिए आपका सबसे बड़ा एडवांटेज बैंक में होते हुए यह है कि कस्टमर्स आपके पास आते हैं, कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप है, आप उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और वो आपको आराम से एक्स्ट्रा पैसा आपके साथ स्पेंड करेंगे अगर आप उन्हें इंश्योरेंस के तरीके से समझाएंगे। हाँ, शुरू में थोड़ा मुश्किल होगा, काफी आसान है, आप ये बोलते हैं एफडी आपको 8.5% दे रहा है, ये प्रोडक्ट है 9% रिटर्न देता है, वो आसान है, लेकिन आखिर में वो कस्टमर समझ जाएगा और आखिर में आप हो सकता है वो आपसे बैंक का प्रोडक्ट भी लेना बंद कर दे।
बिल्कुल। तो आप सभी पहलुओं को देखते हुए और उनको अकॉर्डिंगली जिस तरह से आप एनालाइज करते हुए समझाने की कोशिश करें उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली, ताकि वो जिस गोल को मीट करने के लिए आगे मूव कर रहे हैं उसमें इस तरह के जो ऑप्शंस हैं डिफरेंट, उसके तहत वो सफर को आगे तय कर सकें। तो समय जिस हिसाब इतना ही था। आपका शुक्रिया करना चाहेंगे पार्टिसिपेट करने के लिए, थैंक यू। तो आज के इंश्योरेंस क्लासरूम के सेशन में इतना ही। आप अपने प्रश्न या कोई सुझाव हैं कार्यक्रम के लिए तो हमें मेल और एसएमएस के जरिए भेज सकते हैं। डिटेल स्क्रीन पर होंगी। नेक्स्ट वीक हम एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। फिलहाल आज के इस सेशन में बस इतना ही। हमें इजाजत दें। नमस्कार, थैंक यू।